हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 सैम्पल पेपर सेकंड। दिस इज सेशन सेकंड। अगर आपने अभी तक सेशन फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए और साथ में पेन, और सोल्व करते जाइए हर एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 and Q2 placed at point AB are such that the net electric field at point P on AB produced is zero. तो हमें दिया गया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे P पॉइंट पे वो क्या हो, जीरो हो। तो उसके लिए हमें बताना है कि AB पे जो चार्ज है उनका नेचर कैसा है। दे आर लाइक चार्जेस, दे आर अनलाइक चार्जेस, और दे आर लाइक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को P पे जीरो होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी कि द चार्जेस शुड बी अनलाइक, चार्जेस शुड बी अनलाइक सो एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे अनलाइक चार्जेस होंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ए पे, सपोज यहाँ पे चार्जेस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक तो इधर होगी और एक इधर होगी। तभी क्या निकल के आएगी, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। और यहाँ पे कंडीशन और भी दी गई है, ये Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज स्मॉलर देन Q2, Q1 इज स्मॉलर देन Q2। तो यहाँ पे हमारा एक तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि बी और सी क्या हमारा राइट है। Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, बी और सी। तो उससे अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा Q2 से, या Q2 का ग्रेटर होगा Q1 से। अगर Q1 चार्जेस का जो Q1 चार्ज है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा Q2 से, तभी तो डायरेक्शन इधर ज़्यादा होगी। और Q2 क्या है, इसके पास है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें यहाँ पे जो E है उसको क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्मॉलर देन Q2। या जो हमारा चार्ज Q2 है या Q1 है, उसको क्या होना चाहिए, Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2। तभी क्या होगा, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बी। बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, कि Q1 Q2 चार्ज आर अनलाइक एंड Q1 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Q2। तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड। For a far off point P, an axial line at a distance r from a short electric dipole, the electrostatic potential is V। देखो डिस्टेंस r पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो क्या है, V है। हमें बताना है द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 2r पे। डिस्टेंस कितना हो गया, अब 2r हो गया। पहले डिस्टेंस है r, अब कितना हो गया, 2r। तो हमें पोटेंशियल बताना है, अभी पोटेंशियल V था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इज गिवन बाय, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाय आर स्क्वेयर। ये होता है फॉर्मूला। यानी जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर डाइपोल मोमेंट क्या है उसका सेम है फॉर द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देन अगर यहाँ पे डिस्टेंस ये पहले के लिए है V है, तो अगर सेकंड के लिए जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा डबल। तो यहाँ पे 2r, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो 1/4r। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मैग्नीन इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज एज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी लो टेम्परेचर। तो हमें बताना है कि मैग्नीन का ही यूज क्यों होता है फॉर मेकिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर हमें रेजिस्टेंस बनाना है मैग्नीन से तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई या लो। तो द प्रॉपर्टी इंश्योर दैट शॉर्ट लेंथ ऑफ द वायर एंड द मिनिमम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, ताकि जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो रेजिस्टेंस पे कम पड़े। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिव। अगर रेजिस्टेंस सब बनाना है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस
जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द रेजिस्टेंस विल बी लो, सो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर 1 एंड 2 आर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे ऐसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए और ये ए 8 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट में से, और सेकंड वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक्स एम्पेयर। प्रोड्यूस इक्वल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पी पॉइंट पे, ये वाला पी पॉइंट है, यहाँ पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं एज शोन इन द डायग्राम। करंट एक्स ए थ्रो कंडक्टर 2 शुड बी। तो मैं एक एक्स ये दे रखा है ना, एक्स एम्पेयर, ये बताना है ये कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमें पता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 शुड बी डायरेक्टेड। जो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड ही होगी, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इनवर्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, आई बाई आर। यहाँ पे देखो आर यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर, ये इसका 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे अगर मैं आर की जगह 2R कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट। तो करंट की बात करते हैं। सो करंट शुड बी, यहाँ से अगर इस रिलेशन को हमने पीछे भी यूज़ किया है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, तो यहाँ से सो करंट शुड बी हाफ एज थ्रो कंडक्टर 1। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। अगर आई इजक्वल टू यहाँ पे ये करोगे आप, यहाँ पे 8 एम्पेयर है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसको भी हाफ कर दो तो ये एक्स एम्पेयर क्या आ जाएगा, एक्स एम्पेयर इज इक्वल टू, एक्स एम्पेयर इज इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं रब कर देता हूँ, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि बी किसके प्रोपोर्शनल, आई के। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो आई किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, आर के। यहाँ पे आर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना है, डबल है, तो यहाँ पे करंट भी डबल है। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी करंट की, तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी, वो क्या होगी हमारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। डाउन ही क्यों होगी, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो। तो यहाँ पे 4 एम्पेयर डाउनवर्ड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बी हमारा क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल कैरिंग इक्वल मोमेंटा। जो एक प्रोटोन है एक अल्फा पार्टिकल है, कैरिंग इक्वल मोमेंटा follow circular paths of radii r1 and r2 respectively in a uniform magnetic field of intensity b। मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म। द रेशियो निकालना है, हमें रेशियो बताना है, R1 डिवाइडेड बाई R2 उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एम वी स्क्वेयर, अच्छा वो क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहे हैं तो उस पर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो वी बी। यहाँ से वी स्क्वेयर से वी कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या निकला, हमें रेडियस निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। अब बी क्या है, सेम है, तो यहाँ से एम क्या है, मास भी सेम है, और मास की तो बात करते हैं हम। और देखते हैं चार्ज, चार्ज की बात करते हैं कि यहाँ से आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। प्रोटॉन पे चार्ज अगर +1 यूनिट है तो यहाँ पे, ये प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, +2 यूनिट। ठीक है, +2 यूनिट होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ से अगर R1/R2 का रेशियो निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, Q2/Q1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज कितना है, 2 अल्फा पार्टिकल पे, और फर्स्ट पे 1। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1E और इसको 2E लिख दो, और E से E कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2:1 आ रहा है, विच इज ऑप्शन सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। तो हमें जो कोर मैग्नेट मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में, उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लो कोर्सिविटी, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाई कोर्सिविटी, लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड लो कोर्सिविटी, और लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड हाई कोर्सिविटी। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल है मेरा,
कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, वो इजिली मैग्नेटाइज हो जाए और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब उसकी हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, है ना, हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड लो कोर्सिविटी, लो कोर्सिविटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor with a dielectric slab between its plates is connected in series with an electric bulb. This is bulb, दिस इज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके अंदर क्या लगा रखी है हमने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एंड ए एसी सोर्स एज शोन इन फिगर, दिस इज एसी सोर्स। व्हेन द स्लैब इज टेकन आउट ऑफ द कैपेसिटर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल, तो हमें बताना है कि ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आता है वो कितना आता है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, जब कैपेसिटर के जो प्लेट्स है उसके अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस, इसको अगर सी नोट लिख ले तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स ऑफ सी नोट, ये हो जाता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अगर सी डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो बल्ब विल ग्लो लेस, तो देन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज, बल्ब की ब्राइटनेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड टू पाई वाटर प्योरीफायर्स, और वाटर प्योरीफायर्स में अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। बी ऑप्शन है कि इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन वाटर प्योरीफायर, दिस इज रॉन्ग। सी, ultraviolet waves are used in photography at night, wrong, because infrared waves are used. Ultraviolet rays are used in treatment of skin cancer, no, they cause skin cancer. So option B, C and D are wrong, so option A is correct. So A is correct. This question is based on the properties of electromagnetic waves. Question 9, and a circular metallic loop is placed in the plane of paper with a uniform magnetic field acting normal to the plane directed into it. जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, बी। to the plane directed into it as the loop is gradually moved out of the field with a uniform velocity v, the induced current through the loop, हमें लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन बतानी है, और वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो बताना है। अकॉर्डिंग टू लेंज ला से हम क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। और हमें पता है कि जो करंट है इनिशियली इंक्रीज है डी फाइव बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या करेगा, जब इसको यहाँ से बाहर निकालोगे इस लूप को यहाँ से वी वेलोसिटी के साथ, तब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, और सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा देन डिक्रीजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीज करेगा, जैसे बाहर निकालोगे इसको, डिक्रीजेस। सो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेंज ला, द डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि decreasing and remain zero throughout. So option C, the direction will be clockwise. Initially you can use Lenz law to find the direction will be clockwise direction. This direction is the direction of current. ठीक है, ये है डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट a certain point P on the screen the two interfering waves reach in phase. P पॉइंट पे जो दो हमारी वेव्स हैं वो इंटरफेयर करती हैं और सेम फेज में। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स आर 2a एंड a, हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है 2a है और a है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P टू दैट ऑफ ए फर्स्ट वेव, अच्छा, और जहाँ पे वो क्या है सेम फेज में पहुंच रहे हैं तो वो क्या है, मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो IP हमें निकालना है रेशियो इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी टू फर्स्ट वेव। फर्स्ट के लिए मैं लिख देता हूँ F या FIRS, फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे IP। हमें पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे पहले IP, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 2a प्लस a क्या हो जाएगी, 3a। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एट पॉइंट P।
ठीक है, 3 हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है, फर्स्ट पे 2a, फर्स्ट वेव का कितना एम्पलीट्यूड है 2a, और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a उसका स्क्वायर। अच्छा ये कितना होगा 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 9/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, येलो लाइट कैन कॉज फोटो इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एक्स। सरफेस ऑफ ए मेटल एक्स से येलो लाइट क्या कर देती है, फोटो इमिशन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो काइनेटिक एनर्जी है। द मेटल विल ऑल्सो इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज टू। अब हमें बताना है कि अगर मेटल पे ये ऑरेंज लाइट गिरे या रेड गिरे या इंफ्रारेड या ब्लू लाइट गिरे, तो क्या वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे या नहीं। तो हमें पता है कि देर एग्जिस्ट मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तभी वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इमिट होंगे। अच्छा लाइट की हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो हम कैसे याद करते हैं, विबग्योर से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर ब्लू हमारा येलो कलर है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो होगी उससे ज़्यादा। तो ग्रीन कलर से भी हो सकता है फोटो इमिशन, ब्लू से भी हो सकता है, इंडिगो से हो सकता है, और वॉयलेट से भी हो सकता है। यहाँ पे गिवन क्या है, रेड है, रेड से नहीं होगा, इंफ्रारेड से नहीं होगा, ब्लू से हो सकता है, ऑरेंज से नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज ई। टोटल एनर्जी क्या है, वो है ई। टोटल एनर्जी क्या है, ई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज। तो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब हमने यूनिट 8 में कर लिया है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो जाता है टोटल एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी, ई है, तो यहाँ से 2 × ई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू। हमें बताना है कि जो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस है ऑफ एन एटम विद मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, वो किससे प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है a⁻⁴। अच्छा ये कहाँ से निकालना है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, ये हमारी वॉल्यूम है, वहीं से निकाला गया है ये वॉल्यूम वाला। अच्छा r प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट r0 a⁻⁴। अच्छा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, एंड डी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से रिमूव कर, ये वाला कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a series LCR circuit connected to an AC source, the potential difference across the inductor and capacitor VC are in same phase। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी, आपने जो फेजर डायग्राम देखे होंगे, जो फेजर डायग्राम होता है उसमें वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL लीड्स द करंट या I बाय π/2। π/2 से क्या करती है, लीड करती है। और वो जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, वो क्या रहती है, पीछे रहती है, लेग्स बिहाइंड I बाय π/2। तो ये करंट से पीछे रहती है, और ये क्या कर रहा है, करंट से π/2 आगे रहती है। तो दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस कितना होगा, ये अगर BL को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, BC। और यहाँ पे क्या करंट है I। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इसके, वो हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होगा इनके अंदर फेज डिफरेंस। So the potential difference across the inductor and the capacitor are 180 degree out of phase। B option is correct for this question. Next question,
द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको क्या है, ई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का एक ग्राफ शो किया गया है। द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द अबव फील्ड इज, आपको ग्राफ बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये होती है माइनस डी वी बाई डी आर। आर की जगह आप क्या यूज़ करते हैं, एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से अगर आप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ई इज माइनस ऑफ डी वी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव, अगर पोटेंशियल निकालूँ, यहाँ पे पोटेंशियल निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, उसका दोबारा नेगेटिव होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी पोटेंशियल की, पॉजिटिव मिलेगी। और आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी, या इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी v। तो v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ पे चेंज हो रही हो और पॉजिटिव हो, ये चेंज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट ये नहीं होगा, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो ई क्या आ जाएगी, यहाँ पे जीरो आ जाएगी। अगर ये लें हम केस तो वी क्या है, कांस्टेंट है। वी अगर कांस्टेंट है तो ई निकाल लोगे तो माइनस कर ली वी बाई कर ली एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हमें v इजकल टू माइनस कर ली ई बाई माइनस ई एक्स आ गया, और ई इजकल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, बचते हैं हमारे पास ये दो। अच्छा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तब क्या होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, स्टूडेंट्स दिस इज असर्शन टाइप क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन राइट है। असर्शन है द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स, यानी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, ग्रेटर देन होल्स, ये बताया गया असर्शन में। रीजन क्या है कि डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद एन टाइप इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो देखो ये बात भी ठीक है कि एन टाइप, अगर डोपिंग एन टाइप इम्प्योरिटी से डोपिंग करोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। पर इसका इससे रिलेशन नहीं है कि उसकी मोबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी असर्शन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन पढ़ते हैं कि ए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। अब इमेज को इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज़ करते हैं, ये बात ठीक है कि टोटल रिफ्लेक्टिंग इमेज का रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का ही यूज़ करते हैं टू इन्वर्ट द इमेज। रीजन है इसका, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म इमर्जेस आउट एज पैरेलल रेज, ये भी क्या है राइट है। देखो ऐसे कोई प्रिज्म है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, लाइट यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से दूसरी रे आ रही है, फिर क्या हुआ यहाँ पे टी आई आर हुआ, टी आई आर होने के बाद जब रेज बाहर निकलती हैं तो इमेज कैसी होती है हमारी, अगर ये ऐसी है तो इमेज कैसे आएगी, ऐसे इन्वर्ट होगी। तो अगर पहले इन्वर्टेड है ऐसी इमेज है तो अब क्या आ जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर यूज टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। तो यहाँ पे डेविएशन कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, डेविएशन कितना है 0 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, assertion when light incident on a photosensitive surface is monochromatic। अगर लाइट इंसिडेंट करती है और वो क्या है मोनोक्रोमेटिक है, all the photoelectron have equal kinetic energy। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। चलो देखते हैं रीजन क्या है इसका, द इंटायर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज कैरिड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की वो कौन कैरी करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी, यानी जो एनर्जी कोई फोटोन गिर रहा है जिसकी एनर्जी क्या है एच न्यू, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे, ये मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है ये सारी एनर्जी कहाँ यूज़ हो जाएगी, वहाँ पे यूज़ हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो इंसिडेंट
फोटोन की एनर्जी वो कैसे यूज होती है? दो तरह से, एक तो एच न्यू नोट या एच न्यू माइनस न्यू नोट, यहाँ पे एच न्यू नोट, एक तो वर्क फंक्शन की तरह प्लस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो दो तरह से वो यूज होती है, तो रीजन इज रॉन्ग। और असर्शन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असर्शन भी क्या है? रॉन्ग। तो बोथ ए एंड आर रॉन्ग, दोनों क्या है हमारे? रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द एंड। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।